हेलो फ्रेंड्स, आपका विश्व इतिहास के मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम इटली के एकीकरण को समझेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। ठीक है, इटली के एकीकरण में जो बाधाएं थी उनको पार करके एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जो सहायक तत्व थे वो क्या थे, यानी इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। ठीक है, तो हमें इटली के एकीकरण को समझने से पहले यह इटली की भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उन राज्यों में भी क्या था, विदेशी जो राज्य थे उनका आधिपत्य स्थापित था। ठीक है, तो इटली के दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर है। तो इटली का एक पड़ोसी देश था फ्रांस, यहाँ पे क्या बुर्बो वंश का शासन था। उधर ऑस्ट्रिया में क्या हैम्सबर्ग राजवंश का शासन था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हम इटली को देखें तो इटली को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली। जो उत्तरी इटली है, उत्तरी इटली में सार्डिनिया पिडमोन्ट्स का राज था। यहाँ पे सेवाय वंश के विक्टर इनामुअल का शासन था। ठीक है, लोम्बार्डी और वेनिसिया में ऑस्ट्रिया का शासन था। परमा, मडोना, टस्कनी ये क्या थे, स्वतंत्र राज्य थे। परमा, मडोना, टस्कनी स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन इन राज्यों में क्या है, ऑस्ट्रिया के राजवंश से संबंधित राजकुमार क्या है, शासन कर रहे थे। रोम में क्या है, पोप का शासन था। दक्षिण में नेपल्स और सिसिली 2 प्रमुख राज्य थे और यहाँ पे फ्रांस के बुर्बो वंश से संबंधित राजकुमार शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इटली में क्या था, इटली की ये भौगोलिक स्थिति यह 18वीं शताब्दी में छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और यहाँ के निवासियों में भी क्या है, एक राष्ट्र की कोई भावना नहीं थी। ठीक है, और क्या है, वो भिन्न भिन्न राष्ट्र के संबंध में क्या भिन्न भिन्न विचारधाराएं रखते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे इटली के एकीकरण में बाधाएं। जो इटली था, जिस इटली को हम आज देखते हैं, 18वीं शताब्दी में इटली क्या था, ऐसे बटा हुआ देश था। ठीक, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। तो सबसे पहली बाधा थी कई राज्यों में विभक्त होना। तो मैंने बताया कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ये थी कि इटली 18वीं शताब्दी में इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, जैसे सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मडोना, टस्कनी, ठीक है, और रोम, नेपल्स, सिसिली, ऐसे क्या 18वीं शताब्दी में इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, विभाजित था, एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की उनमें कोई भावना नहीं थी। तो सबसे पहला बाधा क्या थी, इटली का अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होना। दूसरी क्या है, विदेशी प्रभुत्व। तो इटली के एकीकरण में दूसरी बाधा क्या थी कि इटली के विभिन्न राज्यों पे क्या था, विदेशी प्रभाव था, विदेशी प्रभुत्व था। कैसे, देखो, लोम्बार्डी और वेनिसिया में ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। लोम्बार्डी और वेनिसिया में क्या था, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। परमा, मडोना, टस्कनी पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार शासन कर रहे थे। रोम में क्या था, पोप का शासन था, हालांकि विदेशी नहीं थे, रोम इटली के ही थे। ठीक है, नेपल्स और सिसिली में क्या था, फ्रांस के राजवंश से संबंधित, यानी बुर्बो राजवंश से संबंधित लोग शासन कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया में जो राजवंश था वो था हैम्सबर्ग, और फ्रांस में क्या था, बुर्बो वंश। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये भी क्या थे, इटली के एकीकरण में बाधाएं थी, और इनमें भी मेनली कौन था, ऑस्ट्रिया। तो इटली के एकीकरण में क्या थी, सबसे पहले क्या थी, विदेशी प्रभुत्व की बाधा थी। इटली के जो राज्य थे उन पे क्या था, विदेशी राज्यों का प्रभाव था, और उन विदेशी राज्यों के राजवंशों से संबंधित लोग क्या है, इटली के विभिन्न राज्यों में शासन कर रहे थे। वो किसी भी कीमत पे इटली के एकीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, दूसरा क्या है, रोम का शासन। रोम में पोप का शासन। ठीक है, तो रोम में क्या था, पोप का शासन।
तो इटली के एकीकरण के सबसे दूसरी बाधा क्या थी? रोम में पोप का शासन। ठीक है, देखो पोप का शासन रोम में था और यह यूरोप की कैथोलिक जनता का प्रमुख था, धार्मिक प्रमुख था। तो यूरोप की बहुसंख्यक जो जनता थी वो क्या थी? कैथोलिक थी और उसका धार्मिक नेता कौन था? पोप। तो ऐसे में इटली में के बीच में क्या था? रोम के पोप का शासन था। उसको समाप्त करके इटली का एकीकरण किया जाना भी क्या थी? एक अपने आप में बहुत बड़ी बाधा थी, क्योंकि पोप के राज्य को समाप्त करके एक इटली का निर्माण किया जाना यानी यूरोप की बहुसंख्यक कैथोलिक जनता को नाराज करना था। दूसरा क्या था कि जो पोप का शासन था इसका संरक्षक कौन था? फ्रांस था। तो यदि पोप के शासन को समाप्त किया जाएगा तो क्या फ्रांस से भी संघर्ष मोल लेना है, और दूसरा क्या है? यूरोप की बहुसंख्यक कैथोलिक जनता को नाराज करना है। अगला क्या है? राजनीतिक विषमता है। कुछ लोग चाहते थे कि इटली में क्या है? गणतंत्रवादी शासन स्थापित किया जाए। संपूर्ण इटली में क्या है? एक गणतंत्रवादी व्यवस्था स्थापित किया जाए, एक गणतंत्रात्मक शासन चले। कुछ लोग चाहते थे कि पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। कुछ लोग चाहते थे सार्डिनिया पिडमोन्ट्स के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, और कुछ लोग इटली को इस प्रकार विभाजित रहना ही पसंद करते थे। तो इस प्रकार क्या थी? इटली में जो भिन्न भिन्न राजनीतिक विषमताएं थी वो क्या थी? इटली के एकीकरण में बाधाएं थी। या कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे? भिन्न भिन्न विचार रखते थे। कुछ गणतंत्र चाहते थे, कुछ पोप का शासन चाहते थे, कुछ सार्डिनिया पिडमोन्ट्स के नेतृत्व में इटली का एकीकरण चाहते थे। तो ये भी क्या थी? अपने आप में बाधा थे। अब क्या है? इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। अब हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में क्या तत्व सहायक थे। इटली के जो एकीकरण में सबसे पहला सहायक तत्व था फ्रांस की क्रांति तथा इटली। 1789 में फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लेकर क्या हो गई? क्रांति हो गई, निरंकुश शासन के विरुद्ध। ठीक है, और वो क्रांति क्या रही? सफल रही, है ना। तो जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हो गई और उस क्रांति के आदर्श थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो इटली तो बिल्कुल पास का देश था, तो फ्रांस की क्रांति ने क्या? इटली के लोगों को भी प्रभावित किया, और वो भी क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चाहने लगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या है? तो इटली की जनता ने क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्या भावना उत्पन्न कर दी। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया। दूसरा क्या? कार्बोनरी संस्था की स्थापना। ठीक है, इसीलिए 1810 में यानी जिनेवा में 1810। अगला क्या है? कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1810 में इटली में जिनेवा में कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना हुई। ठीक है, इस संस्था के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? कि विदेशी शासकों को इटली के भूमि से बाहर निकालना, और दूसरा उद्देश्य था इटली में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना। ठीक है, तो क्या हो गई? कार्बोनरी संस्था की स्थापना हो गई। दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य इटली की धरती से विदेशियों को बाहर निकालना और इटली में संवैधानिक शासन स्थापित करने के लिए कार्य करना। ठीक है, तो दूसरी का कार्बोनरी संस्था की स्थापना इटली के करने का है। तीसरा कारण था नेपोलियन बोनापार्ट तथा इटली। फ्रांस में जो क्रांति हुई यानी वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मुद्दे को लेकर, लेकिन क्रांति की परिस्थितियों का लाभ उठाकर नेपोलियन ने फ्रांस में अपनी निरंकुश शासन स्थापित कर लिया। और नेपोलियन क्या था? निरंकुश शासक था, और उसने यूरोप के अन्य देशों को भी जीत के क्या है? फ्रांस के अधीन कर लिया। इस प्रकार उसने इटली को भी जीत के अपने अधीन कर लिया। नेपोलियन ने संपूर्ण इटली को जीता और उसको क्या किया? एक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया, और उसने क्या किया? एक सा कानून, एक सी शासन व्यवस्था फ्रांस के अधीन क्या है? इटली में स्थापित हो गई। जब नेपोलियन ने इटली को एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया, वहां पे एक सी कानून व्यवस्था स्थापित की, एक शासन स्थापित किया, तो इन लोगों में क्या है? तुरंत ही क्या है? एक भावनात्मक लगाव उत्पन्न हो गया, और ये क्या है? एक राष्ट्रवाद की फीलिंग जो है
नेपोलियन के शासन के अधीन हो गई, क्योंकि वो एक शासन के अधीन शासित हुए पहली बार, फिर सब ये राज क्या हो गए, खत्म हो गए एक तरीके से, सार्डिनिया, पिट्समार्ट, ये सब राज खत्म हो गए, और क्या एक चीज कानून व्यवस्था स्थापित हो गई। तो उनमें क्या है, एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति किसने की, नेपोलियन बोनापार्ट ने कर दी। आर्थिक विकास, देखो इटली का 18वीं शताब्दी में इटली का तेजी से आर्थिक विकास हुआ, इटली का औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वहां पे यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। जब रेल लाइनें और सड़कें बिछाई गई तो लोगों का क्या आवागमन तेजी से आना जाना हुआ। तो जब लोगों का गतिविधियां बढ़ी, मूवमेंट बढ़ा एक किनारे से दूसरे किनारे पर इटली में, तो उनमें क्या है, राष्ट्रवाद की भावना भी उनमें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो आर्थिक विकास। अगला क्या है, दार्शनिकों के प्रयास। इटली के एकीकरण में वहां के दार्शनिकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें क्या है, पोलिको, जियोबर्टी, जो आदि दार्शनिक थे या लेखक थे, उन्होंने क्या है, इटली के एकीकरण में क्या है, भावनात्मक लगाव उत्पन्न किया, है ना। इटली के प्राचीन गौरव को स्थापित किया, और क्या है, इटली के एकीकरण में क्या है, एक वैचारिक आंदोलन स्थापित कर दिया पोलिको, जियोबर्टी आदि ने। ठीक है, इटली के शासकों की उदार नीति। इटली में जो था सार्डिनिया पिडमोंट का जो शासन था, यहाँ सेवाय वंश का शासन था। तो सेवाय वंश के शासक क्या थे, उन्होंने क्या संवैधानिक उदारवादी की नीति अपना ली, है ना, उदारवादी शासन में वो विश्वास करने लगे। तो सबसे पहले कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट ने क्या है, इटली में क्या है, उदार शासन की स्थापना कर दी। उसके बाद विक्टर इनामुअल ने यहाँ क्या की, एक उदार शासन की स्थापना की। इन दोनों शासकों के अधीन सार्डिनिया पिड्समांट का क्या तेजी से विकास हुआ, और ये इटली के अन्य राज्यों के लिए क्या बन गया, एक आदर्श बन गया। और इटली के लोग क्या है, इनके नेतृत्व में, यानी सार्डिनिया पिड्समांट के नेतृत्व में इटली का क्या है, एकीकरण चाहने लगे। तो इस प्रकार जो इटली के एकीकरण में जो है ये बाधाएं थी, और ये क्या है, उन बाधाओं को समाप्त करने में सहायक तत्व सिद्ध हुए। तो इस प्रकार क्या है, ये हम देख लेंगे इटली का एकीकरण बाधाएं और उसमें उसके एकीकरण में सहायक तत्व। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण क्या है, फिर किस प्रकार हुआ। धन्यवाद।